एमए उत्तरार्ध हिंदी के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया आज आपको अपने व्याख्यान में जिस विषय पर बताने जा रहा हूँ वह है, इससे पहले के व्याख्यान में हमने संबंध तत्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। रूप विज्ञान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। संबंध तत्व के प्रकार, शब्द स्थान, शब्दों का जो का तो छोड़ देना या शून्य संबंध तत्व जोड़ना, स्वतंत्र शब्द, ध्वनि के बाद में स्वतंत्र शब्द तक हमने पिछले व्याख्यान में विस्तृत रूप से जाना। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चौथे इस संबंध तत्व के प्रकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और वह है ध्वनि प्रतिस्थापन। ध्वनि प्रतिस्थापन। यहाँ ध्वनि प्रतिस्थापन से जो तात्पर्य है, इसके अंतर्गत यहाँ तीन भेद हम कर सकते हैं। सबसे पहला है स्वर प्रतिस्थापन, स्वर का प्रतिस्थापन कर देना। दूसरा है व्यंजन का प्रतिस्थापन करना, इसमें व्यंजन का प्रतिस्थापन होता है। और तीसरा है स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन। कि पहला जो है स्वर प्रतिस्थापन, ये केवल स्वरों में परिवर्तन से भी कभी कभी संबंध तत्व प्रकट किया जाता है। कुछ भाषा विज्ञान वेत्ताओं ने इसी को अपश्रुति द्वारा संबंध तत्व प्रकट होना कहा है। अंग्रेजी में सिंग से सेंग तथा संग इसी प्रकार बनते हैं। तोट से टीच, टीच, फाइंड से फाउंड में भी स्वर प्रतिस्थापन है। जर्मन में विरगैबेन हम देते हैं से विरगैबन हमने दिया, इसी प्रकार बना है। संस्कृत में दशरथ से दासरथी तथा पुत्र से पौत्र, या हिंदी में मामा से मामी आदि भी इसी श्रेणी के उदाहरण माने जा सकते हैं। दूसरा है व्यंजन प्रतिस्थापन। व्यंजन प्रतिस्थापन में सैंड से सेंट या एडवाइस से एडवाइस देखे जा सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार माना है स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन, इसमें दोनों का, स्वर और व्यंजन दोनों का ही जो है प्रतिस्थापन देखने को मिलता है। जैसे जा से गया और बी से एम या इज गो से वेंट। संस्कृत में पच धातु या लंग पर्स में पद में अपाक्षी या अपाक्तम, रम का लुंग में अरपसा ताम या आशी में रसिष्ट आदि स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन के उदाहरण माने जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ध्वनि दिव्रावृत्ति। ध्वनि की जो है वो दिव्रावृत्ति किस तरह से होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ ध्वनियों को दिव्रावृत्ति से भी कभी कभी संबंध तत्व का काम लिया जाता है। यह दिव्रावृत्ति मूल शब्द के आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों में पाई जाती है। दक्षिणी मैक्सिको की तोजोलवल भाषा में अंत्य दिव्रावृत्ति मिलती है। संस्कृत ग्रीक में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे लंका की एक बोली में मेन्यू चाहना और मेन्यू नियो वे चाहते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका की एक भाषा में इंक INK इंक चलना और INK एन के वह चलता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ध्वनि विनियोजन की। ध्वनि वियोजन। ध्वनि वियोजन कभी कभी कुछ ध्वनियों को घटाकर या निकाल कर भी संबंध तत्व का काम लिया जाता है और इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। वैसे उदाहरण इसके ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी भाषा के कुछ उदाहरण यहाँ हम दे सकते हैं, उनके माध्यम से इसको समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग जो है वो अलग रूप है और पुल्लिंग जो है वो अलग रूप है। स्त्रीलिंग जो रूप है उच्चारित रूप है
और दूसरा है लिखित रूप। स्त्रीलिंग रूप की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला उच्चारित रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो उच्चारित रूप में जो है स्त्रीलिंग वो कैसे मिलेगा? SUL। ये हम फ्रांसीसी भाषा के उदाहरण ले रहे हैं, SUL। और लिखित रूप में इसका रूप किस रूप में मिलेगा? SOULE। और स्त्रीलिंग में जो दूसरा शब्द है PTIT, और इस लिखित रूप उसका क्या मिलेगा? PETITE। तो ये जो है ये ध्वनि वियोजन के उदाहरण माने जा सकते हैं। और पुल्लिंग के भी हम इसमें कुछ उदाहरण लेंगे। उच्चारित रूप अलग है, लिखित रूप अलग है और उसका अर्थ अलग है। जैसे उच्चारित रूप तो SU होगा और लिखित रूप SOUL होगा। PETIT और इनका जो अर्थ है SU SOUL, इसका अर्थ है पिया, और PETIT उसका अर्थ है छोटा। तो नायडा ने इन्हें इस रूप में माना है। यूँ मैं समझता हूँ कि उल्टे रूप में इसे जोड़ने का उदाहरण मानना शायद अधिक ठीक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आदि सर्ग, पूर्व सर्ग या पूर्व प्रत्यय। यहाँ मूल शब्द या प्रकृति के पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत सी भाषाओं में बनते हैं, किंतु संबंध तत्वों के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता है। संस्कृत जैसे भूतकाल की क्रियाओं में आरंभ में लगते हैं, जैसे गच्छत, अचोर्यत। अफ्रीका की बंटू कुल की काफिर भाषा में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। जैसे उदाहरणार्थ कु वहाँ संप्रदान कारक का चिन्ह है, और ती यानी हम, नी यानी उन, कुति यानी हमको, और कुनी यानी उनको। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्य सर्ग की। मध्य सर्ग या मध्य प्रत्यय। मध्य सर्ग और मध्य जो प्रत्यय है कभी कभी संबंध तत्व मूल शब्द के बीच में भी आता है, और ये ध्यान देने की बात है कि मूल शब्द और प्रत्यय या उपसर्ग के बीच में यदि संबंध तत्व आए तो उसे सच्चे अर्थ में मध्य सर्ग नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ संस्कृत में गम्यते में ये गम धातु के बाद आया है, अतः वह प्रत्यय है, मध्य सर्ग नहीं। मुन्ना में इसके उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ दल, दल का अर्थ है मारना, दपत परस्पर मारना, मंझी का अर्थ मुखिया, और ममपंझी मुखिया लोग। संस्कृत में रुधादि गण की धातुओं के रूप में इसके अच्छे उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें धातु के बीच में न जोड़ा जाता है। जैसे रुद्र से रुणद्धि रोकता है, और रुंध यानी तुम लोग रोकते हो, या छिंद से छिंदी यानी मैं काटता हूं आदि। यो इनमें अधिकांश में मध्य सर्ग के साथ साथ अंत सर्ग का भी प्रयोग होता है। अरबी में भी इसके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जैसे कतब से किताब या कुतुब, कतब से किताब या कुतुब शब्द मिलता है, और ये कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। तेजेलटल दक्षिणी मैक्सिको की भाषा में है को बीच में जोड़कर धातु को सकर्मक से अकर्मक बनाया जाता है। जैसे KUCH ले जाना से KUHCH, या KEP साफ करना से KEHP आदि। अब हम चर्चा करेंगे अंतःसर्ग, विभक्ति प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय। भाषा विज्ञान में जब हम इस रूप विज्ञान को पढ़ेंगे तो रूप विज्ञान में संबंध तत्व और संबंध तत्व के जो प्रकार हैं, उन संबंध तत्व के विभिन्न प्रकारों में हमें इन सबको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका यहाँ पढ़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। अंतःसर्ग, विभक्ति प्रत्यय या अंत्य प्रत्यय, इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, और संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों के बनाने में प्राय इसी का प्रयोग भी होता है। जैसे राम प्लस सु, राम, फल प्लस सु, फल। हिंदी में भी इसका प्रयोग खूब होता है। वो धातु से होता है, उस से उसने। भोजपुरी में दुबार से दुआरे, दुआर से दुआरे सप्तमी। अंग्रेजी क्रिया में ed, ing से बनने वाले रूप भी इसी श्रेणी के हम मान सकते हैं। इसके तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे ध्वनि गुण,
जो संबंध तत्व का प्रकार जो है उन प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार हम इसको मान सकते हैं, और वह है ध्वनि गुण, जिसको हम बलाघात भी कहते हैं या सुर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बलाघात या सुर भी संबंध तत्व का काम करते हैं, और सुर का उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी भाषाओं में मिलता है। अफ्रीका की फूल भाषा से एक उदाहरण लिया जा सकता है, और उनमें मिव्रत यदि एक सुर में कहा जाए तो अर्थ होगा मिव्रत। मिव्रत शब्द का क्या अर्थ होगा? मिव्रत। मिव्रत का वहां एक सुर में क्या अर्थ होगा? मैं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा, ये इसका विस्तृत अर्थ होगा मिव्रत का। और पर यदि तय का सुर उच्च हो तो अर्थ होगा, जैसे मिव्रत तय का अगर सुर या ज्यादा बिल्कुल उच्च माना जाए तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। बलाघात तथा स्वराघात का संस्कृत, स्लेवोनिक, लिथुआनियन तथा ग्रीक में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और ग्रीक का एक उदाहरण लिया जा सकता है प्लेत्रोप्लोद, क्लोत्रोद में यदि पहले ओ पर स्वराघात होगा तो अर्थ होगा पिता द्वारा मारा गया, पर यदि दूसरे ओ पर होगा तो अर्थ होगा पिता को मारने वाला। अलग अलग अर्थ होंगे। अंग्रेजी में कंडक्ट, CONDUCT में यदि कै पर बलाघात होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा, और यदि डै पर होगा तो यही शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट में रै पर बलाघात होने से संज्ञा और जे पर होने से क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भी संबंध तत्व मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित उपयुक्त ही है। उपयुक्त 10 में से 2 या 2 से अधिक को एक साथ सम्मिलित कर भी संबंध तत्व का काम लिया जा सकता है। जैसे कत्ल, कत्ल का अर्थ होता है मारना, से मकतूल बना है, और मकतूल का क्या अर्थ हम यहाँ पर लेंगे? जो मारा जाए। और तकातुल एक दूसरे को मारना, कुताल यानी कत्ल करने वाला, और मुकातला यानी आपस में लड़ना। मकतल कत्ल करने की जगह है, मकतल यानी कत्ल करने की जगह जहाँ पर कत्ल हुआ है। और तकलील बहुत कत्ल करना आदि इसके अर्थ माने जाएंगे। तो ध्वनि गुण बलाघात या सुर के कारण भी संभव होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर संबंध तत्व व अर्थ तत्व का संबंध। इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन दोनों के संबंध सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते। उसका कुछ अनुमान हम लोग ऊपर के विवेचन से भी लगा सकते हैं, जैसा हम ऊपर ये सारा वर्णन पढ़कर आए हैं और ये सारी चीज़ हम जब जान चुके हैं, तो यहाँ स्वतंत्र रूप से संबंध के प्रकारों पर विचार किया जाएगा। जैसे संबंध के प्रकार होंगे पूर्ण संयोग, और दूसरा होगा अपूर्ण संयोग, और तीसरा होगा दोनों स्वतंत्र। तो पूर्ण संयोग में क्या होता है? कुछ भाषाओं में अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों एक दूसरे से इतने मिल जाते हैं या मिलते रहते हैं कि एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्वों को प्रकट करता है। भारतीय एवं सेमेटिक दोनों ही परिवार की भाषाएं ऐसी ही है। ऊपर स्वर परिवर्तन शीर्षक में ऐसे ही संबंध तत्व की ओर संकेत किया गया है, और अरबी में कत्ल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों तत्व एक में मिले रहते हैं। जैसे कातिल, कत्ल, युक्तूल वह मारता है, तथा उक्तूल आदि। और अंग्रेजी के भी जैसे सिंग, SING सिंग से सेंग बन गया, SANG आदि शब्द ऐसे ही हैं। और शून्य संबंध तत्व वाले रूप भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। दूसरे रूप पर हम चर्चा करेंगे अपूर्ण संयोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्थ और संबंध ये दोनों ही तत्व एक में मिले रहते हैं, अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं, किंतु मिलन अपूर्ण रहता है, और इस कारण संबंध और अर्थ तत्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उपयुक्त पूर्ण संयोग की भांति
इनका प्रयोग नीरक्षीरवत न होकर तिल तंडुलवत होता है। और अंग्रेजी की जो निर्बल क्रियाएं हैं ईडी लगाकर भूतकाल में परिवर्तित की जाती है और उनमें दोनों तत्व मिले रहने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे आस्क, ये एसकेई आस्क्ड, ये एसकेईडी आस्क्ड। फिर टाक, TALKED टाल्क्ड, टाक्ड। किल, KILL किल, किल्ड, KILLED किल्ड हो जाता है। तथा थैंक, THANK थैंक हो जाएगा, THANKED थैंक्ड इत्यादि। अन्य जो द्रविड़ जो भाषा है, द्रविड़ है, तुर्की है एवं एस्पेरेंतो आदि भाषाओं में भी दोनों तत्वों का संबंध लगभग ऐसा ही मिलता है। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में समन तत्व विद्यमान रहता है और कभी कभी मध्य प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है, पर ये सभी स्पष्ट अलग अलग रहते हैं। अतः इसे अपूर्ण संयोग कहा गया है। कन्नड़ भाषा में सेवक से सेवक रु या सेक रनु आदि तथा तुर्की में सेव का अर्थ क्या होगा? प्यार करना। से सेव इस मैक, सेव दिर मैक, यानी इसके अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार है कि ये दोनों ही स्वतंत्र रहते हैं। कुछ भाषाओं में दोनों तत्वों की सत्ता पूर्णतः स्वतंत्र होती है और इसके अंतर्गत भी कई भाग किए जा सकते हैं। जैसे पहला भाग होगा कि चीनी भाषाओं में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो पूर्ण शब्द और दूसरा है रिक्त शब्द। भाषाओं के वर्गीकरण में हम लोग उनसे परिचित हो चुके हैं और रिक्त शब्दों का प्रयोग सर्वदा या तो नहीं होता है क्योंकि वह स्थान प्रधान भाषा है, पर कभी कभी अवश्य होता है। जैसे उदाहरणार्थ पूर्ण शब्द और जो वो, मैं या मुझे और उलत्सु यानी लड़का। रिक्त शब्द ती अंग्रेजी के एपास्ट्रफी आदि की भांति अधिकारी चिन्ह, अतः वो ही उलत्सु मेरा लड़का। और भारोपीय परिवार के प्राचीन इति, आउ आदि तथा नवीन ने, को, से तथा टू, TO2 आदि भी इस प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द माने जा सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण माना जाएगा, कै वर्ग में दोनों तत्व स्वतंत्र होते हुए भी साथ साथ थे और वाक्य में संबंध तत्व का स्थान अर्थ तत्व के पास ही कहीं था। पर कुछ भाषाएं ऐसी भी है जिसमें दोनों तत्वों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है और वाक्य में पहले संबंध तत्व प्रकट करने वाले शब्द आ जाते हैं और फिर अन्य शब्द। अमेरिका चक्र की चिनूक भाषा से एक उदाहरण का हिंदी अनुवाद यहाँ लिया जा सकता है। वह, उसने, वह, से मारना, आदमी, औरत, लाठी। वह, उसने, वह, से मारना, आदमी, औरत और लाठी। इसका अर्थ क्या होगा कि उस आदमी ने औरत को लाठी से मारा। अब हम चर्चा करेंगे संबंध तत्व का आधिक्य। अंत में हम चर्चा करने जा रहे हैं संबंध तत्व का आधिक्य। कुछ भाषाओं में संबंध तत्वों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है। इसका फल यह होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के स्थान एक साथ, प्रति शब्द के साथ एक संबंध तत्व अवश्य रहता है और एक के स्थान पर 3 3 4 4 संबंध तत्व प्रयोग में आते रहते हैं। जैसे फूल भाषा का एक उदाहरण है बी, बहुवचन बनाने के लिए संबंध तत्व, और रिवी, बी, रैन, बीबी, ये सफेद औरतें। बंटू परिवार की सोवियत भाषा में मुंह एक व्यक्ति का चिन्ह, छोटा मुंह, और मुंतु मुलौट यानी सुंदर आदमी। हिंदी आदि में केवल संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्ति लगाने से काम चल जाता है, किंतु भाषाओं में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्ति लगानी पड़ती है। संस्कृत आदि पुरानी भाषाओं में यह आधिक्य अधिक है और यह आवश्यक नहीं है कि एक भाषा में केवल एक ही तरह के संबंध तत्व मिले, दोनों तत्वों का संबंध भी एक ही तरह का हो। अधिकतर भाषाओं में कई प्रकार के संबंध तत्व मिलते हैं। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी के जो संबंध तत्व हैं वो संबंध तत्व कौन कौन से हैं और उन संबंध तत्वों का प्रयोग हिंदी में किस तरह से किया जाता है। और सामान्यतः हम हिंदी के जो संबंध तत्व हैं उन संबंध तत्वों में का, को, से, में, ने, चीनी की भांति वो रिक्त शब्द हैं और इस तरह से
हिंदी के जो समन तत्व हैं उन समन तत्वों के बारे में अगले व्याख्यान में हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।